जय भीम साथियों, हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान का ज्ञान के नाम पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में, जिसमें संविधान के 5वें अध्याय में संसद गठन और अवधि के 30वीं वीडियो 79, 80, 81, 82 और 83 अनुच्छेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली आगे की 24वीं वीडियो 84, 85, 86, 87 और 88 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे, जिसमें अंश भारतीय संसद के संचालन और सदस्यता के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा तैयार करता है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम संविधान के अनुच्छेद 84, 85, 86, 87 और 88 पर बात करेंगे। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। कोई व्यक्ति संसद में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करे। राज्यसभा में स्थान के लिए उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो और लोकसभा में स्थान के लिए उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उस निमित्त विहित की जाए। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 1. राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशित होने के लिए बुलाएगा जैसा वह ठीक समझे, किंतु अगले सत्र में उसकी पहली बैठक के लिए 6 महीने का समय नहीं होगा। एक सत्र में अपनी अंतिम बैठक और नियत तिथि के बीच का अंतराल। 2. राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 86, सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 1. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या संयुक्त रूप से संवेद दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। 2. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, चाहे वह संसद में लंबित किसी विधेयक के संबंध में हो या अन्यथा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है वह उस संदेश द्वारा विचार किए जाने हेतु अपेक्षित किसी भी मामले पर शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 1. लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा और संसद को अपने आह्वान के कारणों से अवगत कराएगा। 2. ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन हेतु प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 88, सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य नामित किया गया हो, बोलने और अन्यथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। नमस्कार, आज हम भारतीय संसद के बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब ये कि संसद सदस्य एमपी बनने के लिए क्या चाहिए होता है और संसद काम कैसे करती है, उनके सत्र वगैरह कैसे चलते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम संविधान के कुछ खास अनुच्छेदों पर ध्यान देंगे। 84, 85, 86, 87 और 88। हमारी जानकारी सीधे संविधान पर आधारित है, जिसे भारतीय संसद योग्यता और प्रक्रिया में देखा जा सकता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन नियमों को समझने की कि ये कैसे हमारी संसद को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये अनुच्छेद सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की मशीनरी के बहुत जरूरी पुर्जे हैं। ये तय करते हैं कि कौन हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, वो मिलेंगे कब, कैसे मिलेंगे, और सरकार जो है वो संसद के प्रति कैसे जिम्मेदार रहेगी। सही। तो ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एमपी बनने के लिए क्या शर्तें हैं। अनुच्छेद 84 इसी पर है ना? हाँ, अनुच्छेद 84, इसमें कुछ मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहली तो देखिए, सीधी सी बात है, व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये तो खैर होना ही था। हाँ, ये तो है। और साथ में चुनाव आयोग जिसे भी तय करे उसके सामने एक शपथ लेनी होती है
जो तीसरी अनुसूची में दी गई है, निष्ठा की शपथ। अच्छा। दूसरी शर्त है उम्र की। यहाँ थोड़ा सा फर्क है। राज्यसभा के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। 30 साल। हाँ, और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल। अच्छा, 25 और 30, ये फर्क। जी। और तीसरी बात जो थोड़ी कह सकते हैं खुली हुई है, वो ये कि संसद कानून बनाकर और भी योग्यताएं तय कर सकती है। ओह, अच्छा, मतलब संसद खुद भी नियम बना सकती है इसके लिए। हाँ, अगर संसद को लगे कि भविष्य में कुछ और योग्यताएं जैसे शायद शिक्षा या कुछ और जरूरी हैं, तो वो कानून बनाकर जोड़ सकती है। ये तो दिलचस्प है। ये उम्र वाला फर्क, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या राज्यसभा को कुछ ज्यादा अनुभवी लोगों की जगह माना गया? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। आमतौर पर यही सोच रहती है कि राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद कहते हैं, वो एक तरह से वरिष्ठों का सदन है, जहाँ शायद ज्यादा अनुभवी लोग मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से, शांति से विचार कर सकें। जबकि लोकसभा, जो सीधे जनता से चुनकर आती है, वहाँ युवा जोश, नई सोच, उसकी भी जगह है। तो ये उम्र का फर्क एक तरह का संतुलन बनाता है। समझ गए। और ये जो तीसरी शर्त है कि संसद और योग्यताएं तय कर सकती है, अनुच्छेद 84C, ये तो काफी लचीलापन देता है। हाँ, देता तो है। इसका मतलब है कि वक्त के साथ अगर जरूरतें बदलें तो संसद नियम बदल सकती है या नए जोड़ सकती है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों ने भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखा था। हालांकि ये सवाल भी उठता है, जैसा आप शायद सोच रही हो, कि क्या इसका कभी गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? पर वो एक अलग बहस है। अभी तो ये प्रावधान है। ठीक है, तो मान लिया कोई ये शर्तें पूरी करके सांसद बन गया। अब क्या? संसद मिलती कब है? रोज? अनुच्छेद 85 शायद इसी बारे में है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 85 सत्रों यानी सेशंस के बारे में है। और नहीं, संसद रोज या साल भर लगातार नहीं चलती। अनुच्छेद 85(1) कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाएंगे। टाइम और जगह राष्ट्रपति तय करते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी नियम इसमें यह है कि एक सत्र की जो आखिरी बैठक हुई और अगला सत्र जब शुरू होगा, उसकी पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने? तो मतलब साल में कम से कम 2 बार मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, ये अनिवार्य है। ये एक तरह की गारंटी है कि संसद मिलती रहेगी, काम करती रहेगी, सरकार से सवाल पूछती रहेगी। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है, वरना सरकारें तो शायद टाल दे बैठक बुलाना। सही कहा। और सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पर क्या राष्ट्रपति सत्र को खत्म भी कर सकते हैं? मतलब एक बार शुरू हो गया तो चलता ही रहेगा? नहीं, खत्म भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को 2 और अधिकार देता है। पहला है सत्रावसान करना, यानी प्रोरोग करना। इसका मतलब है कि सत्र को समाप्त करना। बैठकें रुक जाती हैं पर सदन भंग नहीं होता। अच्छा, सत्र खत्म, सदन नहीं। हाँ, और दूसरा अधिकार जो ज्यादा बड़ा है, वो है लोकसभा का विघटन करना, यानी डिसॉल्व करना। लोकसभा का विघटन? जी, सिर्फ लोकसभा का। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। लोकसभा भंग होने का मतलब है कि उसका कार्यकाल खत्म, अब नए चुनाव होंगे। अच्छा, तो ये तब होता है जब 5 साल पूरे हो जाए या सरकार गिर जाए? हाँ, मुख्य रूप से तब, या प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष परिस्थितियों में। समझ गई। सत्रावसान और विघटन दोनों अलग हैं। हाँ। अब राष्ट्रपति की भूमिका पर आते हैं। सत्र बुलाना, खत्म करना, भंग करना, इसके अलावा भी क्या वो सीधे संसद से बात करते हैं? अनुच्छेद 86 और 87। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं है, उनका संसद से सीधा संवाद भी होता है। अनुच्छेद 86 में 2 तरह के संवाद हैं। पहला 86(1) कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं और सदस्यों को आने के लिए कह सकते हैं। ये एक सामान्य संबोधन है। और दूसरा 86(2) कि राष्ट्रपति किसी भी सदन को कोई संदेश, कोई मैसेज भेज सकते हैं। संदेश किस तरह का? वो किसी पेंडिंग बिल के बारे में हो सकता है या किसी और जरूरी मसले पर, और जिस सदन को संदेश भेजा जाता है उसे उस पर जल्द से जल्द विचार करना होता है। अच्छा, और फिर है अनुच्छेद 87 का विशेष अभिभाषण। ये क्या है? ये 86 वाले संबोधन से अलग है? हाँ, ये विशेष अभिभाषण उससे अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अनिवार्य है, मतलब राष्ट्रपति को ये करना ही होता है। अनुच्छेद 87 कहता है कि 2 मौकों पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ जरूर संबोधित करेंगे। 2 मौके कौन से? पहला, हल आम चुनाव के बाद जब नई लोकसभा बनती है, उसके पहले सत्र की शुरुआत में। और दूसरा, हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में, जैसे बजट सत्र से पहले होता है आमतौर पर। अच्छा, हर चुनाव के बाद और हर साल के शुरू में। और इसमें होता क्या है? क्या बोलते हैं राष्ट्रपति? इसमें राष्ट्रपति संसद को बताते हैं कि उन्हें सत्र के लिए क्यों बुलाया गया है। असल में ये सरकार की आने वाले साल की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, जो कानून लाने का विचार है, उसका एक खाका होता है। एक तरह से सरकार का एजेंडा संसद के सामने रखते हैं। तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये सरकार के प्लान का ऐलान है। क्या इस पर फिर बहस भी होती है? हाँ, यहीं पर अनुच्छेद 87(2) आता है। ये कहता है कि संसद के नियमों में यह व्यवस्था होगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो। इसे धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस कहते हैं। सदस्य इस पर बोलते हैं, सरकार की नीतियों की तारीफ या आलोचना करते हैं। इस सरकार की जवाबदेही तय करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। धन्यवाद प्रस्ताव, ये सुना है। तो ये भाषण काफी अहम हुआ।
बिल्कुल। अच्छा, अब एक आखिरी चीज पर आते हैं, अनुच्छेद 88। हम्म, ये भी काफी प्रैक्टिकल सवाल लगता है। जैसे कोई मंत्री है, मान लीजिए, लोकसभा का सदस्य है, पर कोई जरूरी बहस राज्यसभा में हो रही है, तो क्या वो मंत्री राज्यसभा में जा सकता है अपनी बात रखने? हाँ, और महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के वकील होते हैं, क्या वो भी संसद में बोल सकते हैं? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल अनुच्छेद 88 के बारे में ही है और इसका जवाब है हाँ। अनुच्छेद 88 साफ कहता है कि हर मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह हक है कि वो संसद के किसी भी सदन में बोलें, कार्यवाही में हिस्सा लें। किसी भी सदन में? हाँ, लोकसभा हो या राज्यसभा। और अगर दोनों सदनों की कोई जॉइंट सिटिंग हो, संयुक्त बैठक, तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और अगर वो संसद के किसी कमिटी के सदस्य बनाए गए हैं, तो उसकी बैठकों में भी हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, तो ये तो काफी सुविधा है सरकार के लिए अपनी बात रखने की। हाँ, इससे सरकार अपना पक्ष रख सकती है, चाहे मामला किसी भी सदन में हो। मंत्री अपने मंत्रालय की बात बता सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं और महान्यायवादी कानूनी सलाह दे सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या वो वोट भी डाल सकते हैं, जैसे वो लोकसभा वाला मंत्री राज्यसभा में? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 88 एक रोक लगाता है। ये कहता है कि बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा अगर वो सदन के सदस्य नहीं है। ओह, अच्छा। तो लोकसभा का मंत्री राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता और महान्यायवादी तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, तो वो तो कहीं भी वोट नहीं डाल सकते। समझ गई। बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, पर वोट सिर्फ अपने सदन के सदस्य ही करेंगे। ये जरूरी फर्क है। बिल्कुल, ये संतुलन बनाता है। तो आज हमने अनुच्छेद 84 से 88 को देखा, मतलब सांसद बनने की योग्यताएं, नागरिकता, उम्र वगैरह। फिर संसद के सत्र कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हाँ। राष्ट्रपति का संबोधन, विशेष अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। और आखिर में मंत्रियों और महान्यायवादी का सदनों में बोलने का अधिकार, पर वोट देने का नहीं, अगर सदस्य नहीं है तो। बिल्कुल सही। और अगर आप इन सबको जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अनुच्छेद 84 प्रतिनिधित्व की बुनियाद रखता है, 85 ये पक्का करता है कि संसद लगातार काम करे, 86 और 87 कार्यपालिका और विधायिका के भी संवाद बनाते हैं, सरकार को दिशा देते हैं, और 88 ये सुनिश्चित करता है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह रहे, अपना पक्ष रख सके। ये सब मिलकर ही तो संसदीय लोकतंत्र को चलाते हैं। सही कहा। ये नियम असल में हमारे लोकतंत्र के काम करने का तरीका तय करते हैं। हाँ, और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हमने देखा अनुच्छेद 84C संसद को और योग्यताएं तय करने का अधिकार देता है। जरा सोचिए, भविष्य में जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या नई तरह की योग्यताओं की जरूरत पड़ सकती है? जैसे शायद टेक्नोलॉजी की समझ या कुछ और हो सकता है, या शायद शिक्षा का कोई स्तर। अगर ऐसा कुछ जोड़ा जाए तो उसका हमारे लोकतंत्र पर, प्रतिनिधित्व पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। या फिर वो जो अनुच्छेद 87 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, वो असर में कितनी प्रभावी होती है? क्या वो सच में सरकार को मजबूती से जवाबदेह बना पाती है, या कई बार सिर्फ एक रस्म बन के रह जाती है? हाँ, ये सवाल तो है। ये नियम जितने सीधे दिखते हैं उतने ही गहरे हैं और इनका व्यवहारिक असर देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारतीय संसद की योग्यताओं और प्रक्रियाओं पर संविधान के आईने में। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।